Now in the same chapter, health and disease, if you remember last time we have completed cells of acquired immunity. So today starting with the next side heading according to your textbook, that is vaccination. Now what actually the vaccination is, what do we mean by vaccination? As given the definition, administration of vaccine, that is injecting the vaccine, inserting the vaccine to protect against a particular pathogen is called vaccination. That means वैक्सीन का देना, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी बच्चे को वैक्सीन का देना टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पैथोजन, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. एज यू नो, पैदा होने के बाद जस्ट फ्यू डेज आफ्टर द बर्थ बच्चों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उनका जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. द फर्स्ट वैक्सीन विच इज गिवन टू द चाइल्ड आफ्टर बर्थ, as you might be knowing, BCG, Bacillus calmette-guerin. उसके बाद हर कुछ हफ्ते पे या कुछ मंथ पे कंटिन्यूस उनको बहुत सारी वैक्सीन दी जाती हैं. तो वैक्सीन देने का रीजन क्या है कि उस इंडिविजुअल को वो डिजीज फ्यूचर में ना हो. दैट इज द रीजन व्हाई द वैक्सीन आर गिवन. रिमेंबर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अ particular pathogen word is used. Particular means specific pathogen. Vaccines are responsible for protecting the individual from a particular disease. ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है कि एक वैक्सीन दे दो उसको कोई भी डिजीज नहीं होगी. हाँ, उसको जिस डिजीज से प्रोटेक्ट करना है उस डिजीज की वैक्सीन उसे देना पड़ता है, उस पर्टिकुलर डिजीज की वैक्सीन उसे देना पड़ता है. दैट इज वाई न्यूमरस वैक्सीन हैज टू बी गिवन. बहुत सारी वैक्सीन देने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी फेटल डिजीजेस हैं, ये ऐसी डिजीज है जो बच्चों में हो सकती है, बड़ों में हो सकती है, तो उस डिजीज से बचने के लिए उसे वैक्सीन देना पड़ता है. रिमेंबर, vaccines are specific for the particular disease. Vaccines are specific for the particular pathogen. हमने पढ़ा था ना properties of acquired immunity में, features of acquired immunity में specificity. So that word is applicable here because vaccination or developing the immunity by means of vaccination is a type of achieving acquired immunity. तो acquired immunity develop करने के लिए specificity word is applicable. यहाँ पे जब particular pathogen के लिए एंटीजन दी जाएगी, वैक्सीन दी जाएगी, तो उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा. बच्चों, वैक्सीन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर या उससे पहले हमने पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, हमने पढ़ा था एक्टिव और पैसिव, दो टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है. एक्टिव में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, तो इट इज आर्टिफिशियल active acquired immunity. Vaccination comes under the category of artificial active acquired immunity. एंटीजन को इंटेंशनली और आर्टिफिशियली बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन. अभी ये वैक्सीन है क्या, उसका डेफिनेशन यहां पर आ रहा है. वैक्सीन क्या है? इट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन. Inactivated pathogen means pathogen which is half killed, partially killed. We can also use the term attenuated pathogens. तो ये पैथोजन जिनको पार्शली डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनकी पैथोजेनिसिटी और रिप्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय किया जाता है और वो जिंदा होते हैं, कई बार हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर किए जाते हैं, बॉडी में इंसर्ट किए जाते हैं, सो दैट आवर बॉडी रिकॉग्नाइज दैट मटीरियल एज एंटीजन और उसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करे. तो इट इज इनएक्टिवेटेड पैथोजन or it is antigenic protection of particular pathogen. It is an antigenic protection. Sometimes pathogen secretes some toxic material which is acting like antigen, or sometimes some pathogen, some organism produce toxins which is antigenic for us. तो उसके लिए भी protect करना, that is the function of vaccine and that is the main aim of vaccine. तो बच्चों, यहाँ पे वैक्सीनेशन और वैक्सीन का मीनिंग मैंने आपको समझाया. Now the next part is natural working of immune system. As we know, we have well developed immune system. We all have well developed immune system, and immune system is quite capable of, it is quite capable of recognizing the foreign particle, quite capable of recognizing the pathogen, and it is quite capable of
eliminating or destroying the pathogen. हमारा इम्यून सिस्टम इस बात के लिए सक्षम है कि वो किसी भी पैथोजन को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करे, उसको एलिमिनेट करे, उसको डिस्ट्रॉय करे. ऐसा होना इट्स क्वाइट नॉर्मल. बट रिमेंबर, immunity varies from person to person. Immunity varies from species to species. There is a little fluctuation in the immunity as far as resistance immunity is concerned. सबके एक जैसी नहीं होती है, सब में थोड़ा सा वेरिएशन होता है. और दूसरी बात ये कि इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है, जो अलग अलग पैथोजन से हमको प्रोटेक्ट करता है. सम पैथोजन में ओवरटेक द इम्यून सिस्टम. कभी कभी कुछ पैथोजन इम्यून सिस्टम को चकमा दे जाते हैं, इम्यून सिस्टम को ओवरटेक कर जाते हैं और इम्यून सिस्टम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता. समटाइम इट ऑल्सो हैपन कि इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द पैथोजन. वो पैथोजन को पहचान ही नहीं पा रहा है, तो उसके लिए कैसे डिस्ट्रक्शन का मैकेनिज्म करेगा, उसके लिए कैसे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगा. तो बच्चों, ये प्रॉब्लम इम्यून सिस्टम के साथ है. और एक पॉइंट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैथोजन एंटर्स इन आवर बॉडी. नो डाउट वी हैव इम्यून सिस्टम, वी हैव डिफेंस मैकेनिज्म. हमारा डिफेंस मैकेनिज्म उससे फाइट करेगा, लेकिन जब तक एंटीबॉडीज बने, जब तक हमारा इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्ड करे, वो काफी लेट हो चुका होता है. उतने ही शॉर्ट ड्यूरेशन में इम्यून सिस्टम हमें डिस्ट्रॉय कर, पैथोजन और वो एंटीजन हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है. सो दैट इज द रीजन कि इम्यूनिटी होने के बाद भी why do we need vaccination? Why do we require vaccination? बेटा, अगर पैथोजन को इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया या पैथोजन ने इम्यून सिस्टम को ओवरटेक कर दिया, तो सच पैथोजन्स विल डोमिनेट इन द बॉडी. सच पैथोजन विल कंक्वायर द ह्यूमन बॉडी और वो हमारी बॉडी पे राज करेंगे और हमें डिस्ट्रक्शन करेंगे, हमें डिस्ट्रॉय करेंगे. समझ रहे हो बात? इसलिए वैक्सीनेशन लेना जरूरी. व्हाई डू वी नीड वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं. ओके, वैक्सीनेशन बेसिकली इज अ मेथड. वैक्सीनेशन लेना इसलिए जरूरी है, हमारी बॉडी को टीच करना है, बॉडी को सबक सिखाना है. इट इज द मेथड टू टीच द इम्यून सिस्टम, इट इज द मेथड टू टीच द बॉडी कि हाउ टू recognize the pathogen, how to eliminate the pathogen. किस तरह पैथोजन को पहचानना और किस तरह पैथोजन को एलिमिनेट करना, इस बात का लेसन देना वैक्सीनेशन करना है. वैक्सीनेशन अगर हम कर लेंगे, प्रॉपर वैक्सीनेशन कर लेंगे, हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. फिर वो इम्यूनिटी उस नेचुरल पैथोजन के आने के बाद भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. और हमारी बॉडी, अगर वो डिजीज से हम एक्सपोज भी होते हैं फ्यूचर में, तो हमारी बॉडी उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी. से फॉर एग्जांपल, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रफ डायग्राम. ये हमारी बॉडी है, ये ह्यूमन की बॉडी है, राइट? ये एक पैथोजन है, पैथोजन, दिस इज पैथोजन. एज यू नो, पैथोजन आफ्टर एंटरिंग इनटू द बॉडी इट इज एक्टिंग लाइक एंटीजन. ये एंटीजन है. बच्चों, ये एंटीजन के लिए नो डाउट एंटीबॉडीज बनती हैं. एंटीबॉडीज एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती हैं, उसकी पैथोजेनिसिटी को डिस्ट्रॉय करती हैं. लेकिन ये एंटीबॉडी कई बार हमारी बॉडी को डोमिनेट कर सकती है. रीजन, एंटीबॉडीज नहीं बनी, एंटीबॉडीज बनने में डिले हो गया, या हमारे इम्यून सिस्टम ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया. सो दिस ऑल प्रॉब्लम्स हैपन. अब क्या करना है, ये एंटीजेनिक यानी कि पैथोजन हमारी बॉडी में जाए, उसका इंतजार नहीं करना है. पैथोजन के जाने से पहले ही इंटेंशनली हम एटीन्यूएटेड पैथोजन को बॉडी में डाल देंगे, हाफ किल्ड पैथोजन को बॉडी में डाल देंगे. से फॉर एग्जांपल, वो एटीन्यूएटेड पैथोजन को हम वैक्सीन बोलते हैं. एग्जांपल, दिस इज हाफ किल्ड पैथोजन, राइट? दिस इज मींस इट इज सेफ. ये पैथोजन है बट इट इज सेफ, इट इज नॉट गोइंग टू मेकिंग एनी डिस्ट्रक्शन इन द ह्यूमन बॉडी. बच्चों, जब ये बॉडी में आएगा तो इसके लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर होंगी, इसके लिए एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन होगा. ये एंटीबॉडीज प्रिपेयर हो रही हैं. नाउ दिस एंटीबॉडी नो डाउट विल किल द वैक्सीन, विल किल द पैथोजन, बट दिस एंटीबॉडी विल रिमेन इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज or remain in the body in the form of memory cell
और सेकेंड एनकाउंटर जब होगा, सेकेंड टाइम जब पैथोजन, एक्चुअल पैथोजन आएगा, जिस पैथोजन की वैक्सीन डाली गई थी, अगर ये एक्चुअल पैथोजन बॉडी में आया तो दीज एंटीबॉडीज जो पहले से प्रिपेयर्ड हैं या जिसकी मेमोरी पहले से है, दीज एंटीबॉडीज आर गोइंग टू किल दिस पैथोजन क्विकली एंड एफिशिएंटली। यानी बॉडी को पहले से उस डिजीज के लिए प्रिपेयर करके रखना इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। उस डिजीज के होने का इंतजार नहीं करना है, उस डिजीज से हमारी बॉडी को पहले से प्रिपेयर करके रखना है, पहले से एंटीबॉडीज प्रिपेयर करके रखना है। दैट इज कॉल्ड एज वैक्सीनेशन। बच्चों एक और पॉइंट आपको बताएं कि nowadays giving vaccination is very essential for preventing any individual, it is very essential for preventing any individual from the different type of diseases. वो डिजीजेज जो आज से पहले फेटल थी, वो डिजीजेज जो आज से पहले ह्यूज डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन सोसाइटी में, इंडिविजुअल्स में ह्यूज डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आज वो डिजीज वैक्सीनेशन के बाद या वैक्सीनेशन की वजह से not showing any serious effect. Generally they are not showing any serious problem. As you might have listened the name of the diseases like polio, नाम सुना है आपने, पोलियो, उसके बाद वोपिंग कफ है, मीजल्स हैं, स्मॉल पॉक्स हैं, डिफ्थेरिया है, टेटनस है, दिस ऑल डिजीज once used to be fatal, कभी जानलेवा हुआ करती थी, लेकिन आज वो इतना सीरियस प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती हैं, बिकॉज जनरली नाउअडे हर किसी को वैक्सीन दी जाती है और वैक्सीन की वजह से वो डिजीज होने के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। not only it prevent the individual, not only it protects the individual, but अगर वैक्सीन एक लार्ज स्केल पे दी जाए, एक बड़ा कैंपेन के द्वारा बहुत से लोगों में दी जाए, जैसे आज से कुछ साल पहले आपने सुना था 2 बूंद जिंदगी की। What is 2 बूंद जिंदगी की? It is just a campaign to give the polio vaccine. हर 5 साल से कम आयु के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही थी। क्यों? ये एक लार्ज स्केल पे किया गया कैंपेन, इंडिया लेवल पे किया गया कैंपेन था, जिसमें हर किसी को पोलियो से बचाना तो था ही, साथ में पोलियो नाम की डिजीज को इंडिया से एरिडिकेट करना था, इंडिया से खत्म करना था। तो ये मैंने आपको बताया कि अच्छा वैक्सीन्स आर सेफ और नॉट। देखो बेटा, वैक्सीन इंडिविजुअल लेवल पे दी जाती है, सोशल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, मैंने पोलियो का एग्जांपल दिया, तो रोल ऑफ वैक्सीन इंडिविजुअल लेवल पे है, सोशल लेवल पे है। वैक्सीनेशंस आर सेफ। वैक्सीनेशन, देखो वैक्सीनेशन जब भी कोई वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है, नो डाउट उसको टेस्ट किया जाता है। इट हैज टू पास फ्रॉम सेवरल राउंड्स ऑफ स्टडीज, एग्जामिनेशन, लॉट ऑफ रिसर्च आर बीन डन ऑन द वैक्सीन्स। उसको एनिमल पे टेस्ट किया जाता है, इसके पहले कि उसको ह्यूमन के ऊपर अप्लाई किया जाए उसको सेवरल राउंड से टेस्टिंग की जाती है। बिकॉज वैक्सीन में एक छोटा सा रिस्क फैक्टर क्या है कि वैक्सीन्स में मेनी टाइम इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस आर यूज्ड। अगर ये प्रॉपरली इनएक्टिवेट नहीं हुए तो दे मे क्रिएट प्रॉब्लम, वो खुद ही प्रॉब्लम, वैक्सीन खुद ही प्रॉब्लम करेगी। इसलिए वैक्सीन को देने से पहले जो भी कंपनी, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वैक्सीन प्रिपेयर करती हैं, उनको उस टर्म्स को, उस नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। दे हैव टू पास थ्रू सेवरल राउंड ऑफ टेस्टिंग्स, अलग अलग रिसर्च, हंड्रेड्स ऑफ राउंड्स ऑफ टेस्टिंग्स हैं, उनको अलग अलग एनिमल्स पे, ह्यूमंस पे अलग अलग तरह से टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको पब्लिक लेवल में लॉन्च किया जाता है। इन शॉर्ट यू कैन से वैक्सीन्स आर सेफ। वैक्सीन्स का जो साइड इफेक्ट है, देखो सेवरल राउंड ऑफ टेस्टिंग के बाद उसके साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। समटाइम रेयर टू माइल्ड साइड इफेक्ट कैन बी सीन। जैसे वैक्सीन देने के बाद कभी कभी कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होते हैं। वैक्सीन के बाद फीवर का आना इट्स क्वाइट कॉमन। जब डॉक्टर वैक्सीन देते हैं तभी बोल देते हैं कि बच्चे को कुछ घंटे के बाद या कल फीवर आएगा, नो नीड टू बॉदर, उसको ये फीवर के लिए मेडिसिन दे देना, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो दैट इज जस्ट अ रिस्पॉन्स अवर इम्यून सिस्टम इज शोइंग अगेंस्ट द वैक्सीन। सो व्हाट आई वांट टू से, साइड इफेक्ट इज रेयर टू माइल्ड, मींस नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट। दैट्स ऑल अबाउट द वैक्सीनेशन। Now the next side heading 10.2 structure of antibody, abbreviation is AB, may also be called as immunoglobulins, that is IG.
AB stands for antibody, IG stands for immunoglobulin. Now these antibodies are basically prepared by a specific type of lymphocytes in our body to defend our body from the various pathogens or the toxins produced by the pathogen. So you can say it is one of the very important defense mechanism of the body. Our body is making antibodies to kill the antigen, to fight against the antigen. Now remember, this is the structure of antibody. We'll see in detail. Antibodies are chemically glycoprotein. The chemical nature of antibody is glycoprotein, and antibodies are specifically meant for antigen. We have studied earlier about the antigen antibody specificity. So these antibodies are specifically meant for antigen, so they are antigen specific. Means a particular type of antibodies are responsible for giving defense against a particular type of antigen only. एक ही एंटीबॉडी अलग अलग पैथोजन के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकती, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होगा. Now these antibodies are produced in response to antigen stimulus by plasma cell. जब हमारी बॉडी पे किसी पैथोजन का अटैक होता है, जब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होता है, तो उस एंटीजन के स्टिमुलेशन की वजह से हमारी प्लाज्मा सेल, इफ यू रिमेंबर प्लाज्मा सेल क्या है, देखो हमारे WBCs में हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ सेल. लिम्फोसाइट में अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट, बर्सल लिम्फोसाइट हमने पढ़ा था. Lymphocyte में two type of cells we have studied. One is plasma cell, other one is memory B cell. So basically plasma cell, which is a type of B lymphocyte, is responsible. Plasma cell, a type of B lymphocyte, is responsible for the production of antibodies, and these antibodies are only produced when our body get a stimulus from the antigen. जब एंटीजन के आने का स्टिमुलस मिलता है तो ही एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है, अदरवाइज अननेसेसरीली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होती हैं. Now the rate of production of antibody is very high. Antibodies are produced at the rate of 2000 molecules per second. देखो प्लाज्मा सेल मेक्स द एंटीबॉडी एंड दे मेक्स द एंटीबॉडी एट द रेट ऑफ 2000 molecules of antibody per second after stimulation, right? Now let us see the structure of antibody as shown in the diagram. It is more or less Y-shaped structure, and each antibody remember is made up of 4 polypeptide chain, as you can see in the diagram. 1, 2, 3 and 4. 4 polypeptide chains are held together by a specific type of bond called as disulfide bond. तो ये 4 polypeptides के बीच में जगह जगह पे you can see disulfide bonds are present, and these disulfide bonds are responsible for linking, responsible for the attachment of various polypeptide chain. Now what happened? In this 4 chains, in this 4 polypeptide chain, 2 chains are long, comparatively long. You can say they are more or less Y-shaped, and these 2 long chains are called as heavy chain, may also be called as H chain. And the two chains present on the lateral side, they are comparatively shorter, and these chains are called as light chain or L chain. बच्चों ये बीच वाली 2 बड़ी चेन को हम हैवी चेन या H चेन बोलते हैं, और साइड वाली दोनों चेन को हम लाइट चेन बोलते हैं. Now in the heavy chain you can see यहाँ पर एक फोल्ड है, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अटैचमेंट. यहाँ से ना ये पार्ट, द अपर पार्ट, द वाई शेप पार्ट ऑफ दिस एंटीबॉडी, द अपर 2 arms of the antibody, they are little flexible, they show little flexibility at this junction from where they are attached or from where they are bent. This point is called as hinge. Of the antibody. Now each polypeptide chain, if you observe, each polypeptide chain has 2 region. ये अपर पोर्शन को मैंने शेडेड बनाया है और लोअर पोर्शन को प्लेन रखा है. So this upper part in each polypeptide chain is called as variable region, and the lower part जिसमें shadings नहीं है, this part is called as constant region. तो upper part is the upper part, the part present towards the upper limb, toward the upper side, is called as variable region, and the lower part is called as constant region of the antibody.
Now listen here, देखो specifically और precisely talking, now this part you can say, ये वाला जो part है बच्चों, ये वाला part है, this part you can say it is a variable region of light chain, right? This is a variable region, upper part is a variable region, so this is a variable region of light chain, this is a constant region of light chain, this is variable region of heavy chain, and this one is कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। तो इस तरीके से इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन मैंने आपको समझाया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, जहां पे वेरिएबल रीजन होता है, दोनों वेरिएबल रीजन मतलब वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन एंड वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन, यहां पर प्रेजेंट होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। दिस अपर पार्ट ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एंटीजन बाइंडिंग साइट। And remember, this antigen binding site is called as paratope. This particular site of antibody is responsible for making attachment with the antigen, and by this attachment it makes antigen antibody complex. ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे से अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। रिमेंबर, एंटीजन कभी भी इसी पोर्शन पर, यहीं पर अटैच होगा। ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पैराटोप, यहां पे उसका अटैचमेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज बच्चों, ये जो पैराटोप है इसमें यू कैन सी दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्किंग इज प्रेजेंट। नाउ दिस टाइप ऑफ मार्किंग विच इज प्रेजेंट इन द पैराटोप, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मार्किंग, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन, and this complementary pattern present on antigen is responsible for deciding antigen antibody specificity, is responsible for deciding antigen antibody specificity। जैसा मार्क यहां पर बना है, जैसा पैटर्न यहां पर बना है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पैटर्न बना होगा एंटीजन पर, तो वो एंटीजन इस एंटीबॉडी से आकर अटैच होगी। मैंने पहले ही कहा, ये पॉइंट जो है यहां पर स्पेसिफिसिटी, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दे आर हाईली स्पेसिफिक for each other, and this part decides the specificity for the antigen. One more thing, now in this case, in this antibody यहां पर भी एंटीजन अटैच हो सकता है, यहां पर भी एंटीजन अटैच हो सकता है। ऑब्वियसली दोनों जगह पर सेम टाइप का एंटीजन ही अटैच होगा। दैट इज व्हाई दिस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली bivalent. They are bivalent means they have the two valencies, they can attach two antigen at a time on the same antibody. तो ये दो एंटीजन को अटैच कर सकते हैं, इसको बाइवेलेंट कहते हैं। बच्चों, ये जो एंटीबॉडी है इसी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोब्युलिन है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इम्यूनोग्लोब्युलिन के 5 मेजर टाइप हैं। डिस्क्रिप्शन इज नॉट गिवन, सो दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। Now the next side heading given in your book is formation of antigen antibody complex. Just now we have seen that antigen and antibody, they are highly specific for each other. Antigens and antibody, they are specially meant for each other, and a specific type of antibody can combine only with a specific type of antigen. एक ही एंटीबॉडी सभी एंटीजन से कंबाइंड नहीं हो सकता। जो एंटीजन, फॉरेन पार्टिकल, पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, रिमेंबर पैथोजन इटसेल्फ और द टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय द पैथोजन व्हिच इज एक्टिंग लाइक एंटीजन, उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिकली, उसी एंटीजन के लिए, उसी टाइप की एंटीजन के लिए हमारे इम्यून सिस्टम की लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एंटीबॉडीज। तो ये वर्ड वापस से रिपीट हो रहा है कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज दे आर हाईली स्पेसिफिक, they show specificity for each other. Now remember, the study of antigen antibody interaction, or you can say the study of antigen antibody complex formation is called as serology. Study is called as serology. Remember, in diagnosis of human disease, various test is based on serological examination. सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बेसिस पे बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, बहुत सारी डिजीज का डायग्नोस किया जाता है। वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल, फाइंडिंग आउट द ब्लड ग्रुप, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सीरोलॉजिकल टेस्ट। Nowadays various serological tests are used in pathology lab
to get the quick result, because this type of testing gives very quick result. Remember, so we are studying about the formation of antigen antibody complex. As you know, just now we have seen the structure of antibody. Antibodies may also be called as immunoglobulin. Now antibody में this upper part, you know, this is the light chain, this long chain is called as heavy chain, the upper part is called as variable region and the lower part is called as constant region. Now मैंने ये भी बताया था, each antibody molecule is bivalent in the sense that it can combine with two same type of antigen at a time. Now this particular part, that is in the variable region, the upper part, the variable region present in the arm, this variable region has a specific part जो हमने previous diagram में भी देखा, is called as antigen binding site. This part is called as antigen binding site, may also be called as paratope. This is antigen binding site. Remember, antibody पर present है antigen binding site called as paratope. Now if this is a antigen, it is a foreign particle. रिमेंबर, ये एंटीजन फ्री भी हो सकती है या ये एंटीजन किसी सेल की सरफेस पे भी अटैच होती. यूजुअली दे आर फाउंड अटैच टू द सरफेस ऑफ द सेल, कि सेल की पैथोजन की सरफेस पे या बॉडी सेल की सरफेस पे वो अटैच होती हैं. सो एंटीजन जो है बेटा, इस एंटीजन पे भी एक स्पेसिफिक साइट है, दिस पर्टिकुलर साइट प्रेजेंट ऑन एंटीजन, दिस साइट इज कॉल्ड एज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स. This antigenic determinants may also be called as epitope. Remember, antigen पे present है epitope और antibody पे present है paratope. This epitope and paratope, they are complementary to each other. They are highly specific for each other. Just to explain, ये मैंने थोड़ा सा modify किया, just to explain. You can see the pattern present over here. उसका complementary pattern यहाँ पर बना है, ये इसके ऊपर आकर fit हो जाएगा. And this pattern is responsible. These two patterns present on antigen and antibody, they are responsible for deciding specificity for each other. So what happened कि जब ये एंटीबॉडी का पैराटोप, दैट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट, और एंटीजन का एपिटोप, दैट इज एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, व्हेन दे कम्स एंड फिट टू ईच अदर, just like for the example you can say lock and key. You have seen the key के ऊपर जो मार्किंग्स होती है, जो पैटर्न बना होता है बेटा, वो पैटर्न स्पेसिफिक होता है. अगर उस पैटर्न में माइनर अल्टरेशन भी तुम कर दो तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट की माइट नॉट वर्क. तो इसके ऊपर जो पैटर्न बना है, दे आर स्पेसिफिक फॉर ईच अदर एंड दे आर वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मैनर. They are working in the form of lock and key pattern. Lock और key pattern पे दोनों एक दूसरे को recognize करते हैं और attach हो जाते हैं. Attach होने को हम कहते हैं जब दोनों साथ में present होंगे, attach हो जाएगा, so that will be called as antigen-antibody complex. So this is how the antigen-antibody complex is formed in our body. तो बच्चों यहाँ पे ये जो पार्ट था, मतलब जो हम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इन दिस चैप्टर वी आर स्टडीइंग अबाउट द इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट यू हैव स्टडीड. इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी के क्या क्या बैरियर्स हैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी के फीचर्स क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अक्वायर्ड इम्यूनिटी. दिस ऑल थिंग यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. Also you have studied in detail about the cells of the acquired immunity. अलग अलग टाइप की सेल्स, लिम्फोसाइट्स क्या हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है, लिम्फोसाइट के टाइप्स आपने पढ़ा, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, उसके सब टाइप्स तुमने पढ़े, सबका फंक्शन मैंने बताया. तो ये मेजर पार्ट यहाँ पर एंड होता है. अभी एक छोटा सा पार्ट इम्यून सिस्टम का, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, सीरोलॉजी से रिलेटेड, रादर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से रिलेटेड इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप. Is a very interesting concept. Blood group is also decided by antigen. Different type of antigen present on the surface of RBCs are responsible for deciding the blood group. हम ये जो concept है blood group वाला, this concept will study in the next video, in the next lecture. तो ये part यहाँ पर end करते हैं. Next time we'll see the details of blood group.